नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी सागर क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। मानता हूँ कि आप सब तैयारी कर रहे होंगे, समय व्यस्त है, लेकिन कईयों का प्रश्न जो है, बच्चे का प्रश्न आ रहा है, बार-बार कुछ फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर आप सेकंड ग्रेड कैसे बने? थोड़ा-सा हमें समय मैनेज के बारे में बता दें या आपने तैयारी कैसे की वो बता दें। तो भई मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि भई मैं तो ज़्यादा तो ज्ञानी नहीं हूँ, ज़्यादा ज्ञान लिया भी नहीं है मैंने और ज़्यादा ग्रंथ भी नहीं पढ़े। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आरपीएससी को कैसे फाइट करते हैं। आरपीएससी एग्ज़ाम जो आते हैं, पेपर जो आते हैं, कैसे हल करते हैं। बस इतना जानता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे ज्ञान के चक्कर में रह जाते हैं। बहुत सारा ज्ञान हम लेते हैं, किताबों में पढ़े रहते हैं और एक किताबों में गड़े रहते हैं। लेकिन जो अपना अभिष्ट होता है उसके अनुसार हम तैयारी नहीं कर पाते। मन में सोच रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी नहीं हो पा रही है। तो ज्ञान लेने के लिए समय बहुत पड़ा है, फिर आराम से ले लें, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पहला काम अपना है कि एक बार सरकारी नौकरी मिलना। एक बार एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद अन्य फिर हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, बड़े एग्जाम की ओर जा सकते हैं। चले आगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, असफलता ही सबसे बड़ी सीख है। कि असफलता ही सबसे बड़ी सीख है, सबसे बड़ी गुरु असफलता ही है। यानी जीवन में अगर असफल हो गए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 2011 से यानी 10 से मान लो आप सेकंड ग्रेड निकली थी, उससे लेकर के और 2016 17 तक बना रहा हूँ। वैसे 18 भी आ गई थी क्योंकि अगस्त 18 में मैंने ज्वाइन की थी। अब देख लीजिए आप, लगातार असफल होता गया, लेकिन हार नहीं मानी। हार नहीं माननी, बस हार नहीं मानना है अपने को। यानी आप अगर असफल भी हो गए, सोच रहे हैं कि इस बार कम भर्ती है, सिलेक्शन कैसा होगा, तो इसमें आपको निश्चिंत रहना है, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। कम भर्ती में कैसे सिलेक्शन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखिए, वरिष्ठ अध्यापक की मैंने कैसे की तैयारी, यानी मैं कैसे बना, कम समय में कैसे बना वरिष्ठ अध्यापक, यानी कम समय में कैसे बनना है। तो देखो, पढ़ना, सोना, खाना, सफलता कितने प्रतिशत? 100%। ये तीन बातों पर ध्यान दे लीजिए आप, और कुछ नहीं करना है आपको। यानी आपको मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि आप दो किताब और ज्यादा पढ़िए या आप और समय ज्यादा बढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं कहता। आप खूब पढ़िए, आप सोइए पूरा भरपूर, आपको मतलब जिसमें शरीर के अनुसार नींद जो आती है उतनी, ताकि हमारा मस्तिष्क सही रहे। और आप खाना खाइए, क्योंकि स्वास्थ्य भी जरूरी है, खाना भी आप टाइम पर खाना। यानी समय पर खाना खाना, समय पर सोना और पढ़ना, ये तीन बात। अब इन तीनों में अपना जो है 40 इसमें इधर देंगे तो 20% इधर देंगे, 20% इधर देंगे, 20% और इधर अकेले को क्या देना है, 60% देना है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10 घंटे लगातार पढ़ना ना, ये भी नहीं। अब आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ने का मैनेज नहीं हो पाता है कई बार। हम क्या करते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस बीच में छोड़ देते हैं, दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना है। तो पढ़ाई कैसे करें, और देखो समय प्रबंधन कैसे करें, और किस प्रश्न पत्र को, किस टॉपिक को कितना पढ़ें या कितना समय दें, ये बातें हम करें। जैसे मान लीजिए आप जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह खास कि मैं कैसे तैयारी करता था कम समय में। 2015 की फर्स्ट ग्रेड आई और 2015 में मैं तैयारी करने झुंझुनू चला गया मेरी सिस्टर के पास। वहां जाके मैंने सेल्फ स्टडी की, यानी मेरे गुरुदेव घनश्याम जी, उनका सानिध्य में मैंने वहां पर अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। आशीर्वाद उनका था, उनका है और उनका रहेगा। वो हमेशा ये कहते थे कि बस तू एक किताब पढ़ ले, बस मैं वो ही पढ़ता रहा। तो फिर मैं वहां जाकर के फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की और दोस्तों तैयारी करता रहा, और जुलाई 2016 में एग्जाम हो गई। और एग्जाम होने के बाद मैं फ्री हो गया, मुझे लगा कि मेरा चयन हो जाएगा, यानी मेरे मेरे मतलब अच्छे मार्क्स ऐसा लगा कि आएंगे और चयन हो जाएगा। यानी पेपर भी अच्छा हुआ था फर्स्ट ग्रेड का। हुआ क्या कि 2016 अंत में रिजल्ट आया, मैं चयन से वंचित रह गया, 2.92 नंबर से रह गया, मैं वंचित रह गया।
वंचित इसलिए रह गया कि बाद में आंसर किया आरपीसी की तो पता चला कि इसमें उत्तर ही गलत मान लिए, तो जो उत्तर सही है उसको डिलीट कर दिया और जो उत्तर जो होने चाहिए थे वो उत्तर चेंज कर दिए। यानी पहले वाली की के अनुसार तो मेरा आराम से सिलेक्शन हो रहा था, और दूसरी जैसी की आई, जब रिजल्ट अंतिम रिजल्ट तैयार करते हैं तब उससे हम बाहर हो गए, बहुत सारे हम साथी बाहर हो गए, उसमें मैं भी था, मैं भी बाहर हो गया। अब बाहर होते ही परिणाम हमारा नेगेटिव रहा, तो एक बार तो निराशा आती है, निराशा आती है, लेकिन ऐसे मित्र जो होते हैं, ऐसे दोस्त जो होते हैं जीवन में, वो उस समय परीक्षा उनकी पता चलता है कि वो मतलब खड़े रहते ही नहीं रहते। और परिवार वाले, वो फिर परिवार वाले खड़े रहते हैं और दोस्त खड़े रहे तो कहा कि नहीं, इसमें रह गए तो क्या हुआ, 2016 की सेकंड ग्रेड आ गई, इसमें लग जाओ तैयारी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बनना है तो स्कूल व्याख्याता ही बनना है, क्योंकि लक्ष्य भी वही है मेरा, क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाते थे तो बड़े बच्चों को पढ़ाते थे, तो मन में ये मानसिकता भी बन गई थी कि पढ़ाएंगे तो बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे। हालांकि छोटे बच्चों को पढ़ाना भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ाने लग गया था तो वो एक आदत हो गई थी। छोटे बच्चों को भी पढ़ाए, ऐसी बात भी नहीं है। फिर क्या हुआ कि जैसे ही सेकंड ग्रेड आई, तो अब पहले क्या होता था कि फर्स्ट ग्रेड में भी सीनियर की किताब आती थी, उसमें से प्रश्न आते थे, और सेकंड ग्रेड में कक्षा 9 से 12 तक के जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, विशेष हिंदी उनके प्रश्न आते थे। मैंने क्या किया कि मैंने सोचा सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं करेंगे। अब आप अनुमान लगाइए, 3100 पोस्ट थी, यानी 3200 पोस्ट ही मान लीजिए किसकी, स्कूल व्याख्याता की, उनमें चयन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा ये 1200 पोस्ट आई है, 1250 पोस्ट सेकंड, इनमें क्या होगा, नहीं हो सकता। ये मेरी नेगेटिव विचारधारा बन गई थी। लेकिन एक दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं, परीक्षा में तैयारी करनी चाहिए। फिर मन में भी आया कि भी नहीं, अपने पास और कोई उपाय भी तो नहीं है, कोई और के उपाय के करा पा, कोई बिजनेस थोड़ी है बढ़ जाए बैठ जाऊं, आपने तो कोई बिजनेस भी तो नहीं हो, आप के करा तैयारी कर सका और उनकी अलावा के भी कर सका। फिर बाजार जाके जितनी किताब आवे 9 से 12 सारी किताबें खरीद ली, और किताबों जो सारी पुस्तकें खरीद के और घर पे ले आया। और घर पे मैंने सोचा कि अब क्या करें, समय भी तो कम है और तैयारी इतनी नहीं हो पा रही, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में बहुत ज्यादा जोर लगा दिया, अब सेकंड ग्रेड में तैयारी नहीं हो पाई। फिर मैंने सोचा कि फर्स्ट ग्रेड में तैयारी कर पा की हमने, तो सेकंड पेपर की तो तैयारी है ही, लेकिन फिर सोचा कि 9 से 12 किताब भी तो है, और फर्स्ट पेपर जीके भी है, वो भी अलग है। फिर क्या किया कि सेकंड पेपर को मैंने कम समय दिया, क्योंकि वो तैयारी मेरे पहले थी, मैंने बस 9 से 12 बुक पढ़नी थी, और फर्स्ट पेपर को मैंने ज्यादा समय दिया। अब फर्स्ट पेपर का समय ज्यादा दिया तो उसके 3-4 पार्ट है, वैसे 4 पार्ट है, यानी राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, सभ्यताएं, और दूसरा फिर भारत का भूगोल, और भारत का जो कला संस्कृति, जो महाद्वीप, महासागर वगैरह, ये जो सारे, यानी भारत और अंतरराष्ट्रीय, भारत भी है और एक विश्व भी है उसमें, वो सारा हमने पढ़ा। और फिर एक पार्ट आता है करंट जीके का, वो पढ़ा, यानी राजस्थान, फिर भारत लेवल, और नेशनल लेवल का ही था उसमें, शायद इंटरनेशनल लेवल नहीं है, नेशनल लेवल। अब उसके बाद क्या आया कि करंट जीके, और करंट जीके के बाद आता है चौथा पार्ट, कौन सा आता है, वो शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, करंट जीके, इनमें हम टच में कम रहते हैं, तो पहला पेपर है वो समय आप ज्यादा इसलिए दे कि टच में कम रहते हैं, तो उसमें ज्यादा तैयारी दे, समय देना ही पड़ेगा। तो आप क्या करें, मैनेज करें समय को, कि जो आपके जो नेशनल लेवल का जो जीके, उसमें आप क्या कर दें, मान लीजिए 20% लगा दें समय अपना, 100% का। मान लीजिए इधर 60% आ रहा है, तो इसका 100% मान लो पहले पेपर का, तो आप क्या करें, 20% तो दे दे भारत का, भारत के जो जीके उसमें, और 40% दे दे आप किसको, 30% मान लो, या 40-35% मान लो, किसको दे दे, राजस्थान के जीके को। उसके बाद करंट जीके को बचता है, तो लगभग मान लो 40 और 20 60 हो गए, तो 10% है। और अब वर्तमान में तो देखो प्रश्न अच्छे आने लगे, तो आप 15% ही क्या दे दे करंट जीके को। उस समय भी मुमूल की आती थी, वो लाए पढ़ते थे, और अभी वर्तमान में भी वो आ रही है,
तो मुमल की अच्छी आती है, राजस्थान करंट जीके की। अगर आपको नेशनल लेवल का पढ़ना है तो क्रोनोलॉजी आती है, वो अच्छी। उसकी हमने क्या की, तैयारी की, और करंट जीके की बुक ले आया, और जो करंट जीके की ले आया, करंट की ले आया, और उसके बाद जीके की लक्ष्य ले आया, और तीसरी बुक में ले आया उसके बाद दिशा की, और साथ में मेरे के पास वंदना जादौन भी थी। पुरानी बुक तो थी और मैं नई भी खरीद ली। मैं सिस्टम से पढ़ता था, मैं जिस विषय को पढ़ता था, वो टॉपिक पढ़ता था, उसको पूरा पढ़ने के बाद ही आगे वाला काम करता। चाहे आगे वाला टॉपिक पढ़ना हो, चाहे मुझे खाना खाना हो, चाहे मुझे रोज के कार्यों से निवृत्त होना हो, मैं जो टॉपिक शुरू कर दिया उसको पूरा पढ़ता था। ऐसे ही पढ़ना चाहिए, बीच में टॉपिक छोड़ देंगे तो बीच में अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप अगर करंट जीके पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ें। एक टॉपिक ले लें करंट जीके का, जैसे आज विज्ञान प्रौद्योगिकी लेंगे, उसको आप लिख लें। अभी भी समय पड़ा है, अभी भी आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीने के लगभग पड़े कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एग्जाम है, 6 महीने पड़े। तो आप क्या करें, करंट जीके को लिखना शुरू कर दें पीछे का। अब से 6 महीने पीछे का ले लें और पीछे वाला भी लिख लें, अब वाला टॉपिक वाइज आप लिखिए। लिखने से आपका जितने जितना आपने लिखा है वो तैयारी बेहतर हो पाएगी। वो तो कम से कम अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे करंट जीके में। करंट जीके आप कम ना मानिए अभी, क्योंकि वर्तमान में करंट जीके बहुत ही अच्छा आ रहा है, जो लगता है कि सरल सा है वो प्रश्न ही आ रहा है। तो करंट जीके आप अच्छा से पढ़ लें, कोई भी एक गाइड ले आए, अलग अलग जो आजकल आज छोटी छोटी मैगजीन चल रही है वो ले आए। ऐसा नहीं कि करंट जीके की मुम्मल भी ले आए, अन्य कोई और चल रही वो भी ले आए, मान लो नानक की ले ली, सारे ले लें, ऐसा नहीं, कोई भी एक ले लें। किसी भी एक करंट जीके की बुक ले लें आप, उसमें से आप अपना नोट्स बना के और पढ़ें। ऐसे ही पढ़े जीके को। अब आपको जीके पढ़ना है तो राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति, उसको आप नोट्स बना लें। जो आपको कठिन लग रहा है वो लिख लें आप। जैसे मान लें मेले त्योहार लिया तो कठिन लग रहा है वो आप लिख लें, या मान लीजिए वाद्य यंत्र लिया तो कठिन लग रहा है वो आप लिख लें। बाकी सरल लग रहे हैं एकदम कि तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा, उसको आप नहीं लिखिए। बाकी अपने नोट्स अपने हिसाब से बना लें। समय बहुत पड़ा है, कम नहीं है समय, पुनः कह रहा हूँ। जो पीछे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत है। जो तैयारी अभी शुरू की है मान लो 2-4 महीने में, उनके लिए भी समय पड़ा है। 6 महीने बहुत होते हैं, मैं आपको कह दूं। यानी 6 महीने में आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर सकते हो और 6 महीने वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर सकते हो। 6 महीने में आपको करना क्या है, पढ़ना है, सोना है, खाना है, सफलता, तीन ही बात करनी है आपको। क्योंकि जो भुगत भोगी वही बता पाएगा आपको ये चीज कि तैयारी हम कैसे करेंगे। और जो भुगत भोगी नहीं है, मान लो जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया आज तक, और दिए तो दूर दूर तक कोई नाता उनका नहीं रहे, या वो क्या कर रहे, वो मतलब आपको ऐसे गुमराह करेंगे कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले। खुद ने पढ़ा है तो वो गुमराह हो गए, तो वो आपको भी ये सलाह दे रहे हैं। मैं देखता हूं सलाह देने वाले दे रहे हैं कि भाई आप ऐसे करें कि एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी की एक किताब आती है ये ले आए, फिर आप एनसीईआरटी की ये बुकें पढ़ लें, फिर आप क्या करें कि आप हिंदी साहित्य का बच्चन का इतिहास पढ़ लें। नहीं पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं है। आप तो क्या करें, फर्स्ट पेपर के हिसाब से बता रहा हूं कि पहले फर्स्ट पेपर ऐसे तैयारी कर लें। लक्ष्य की गाइड लें, करंट जीके की कोई मुम्मल ले आए, कोई नाथ की ले आए, और शिक्षा जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो दिशा और या कोई सिखवाल की आप ले लें। सिखवाल भी अच्छी आ रही है, पहले वंदना जादौन चलती थी, वर्तमान में सिखवाल है, वो भी अच्छी आ रही है। अवनी वाली भी, कोई भी एक ले आए आप, उसको आप अच्छा से पढ़े, समझे उसमें लिखा हुआ क्या है। कोई उसमें पढ़ने के लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। ले भी रहे तो और ही बढ़िया है, और नहीं ले रहे तो भी कोई आवश्यकता नहीं, आप उसमें से नोट्स बना लें। नोट्स बनाए अपने हिसाब से, सरल सरल तरीके से उसको पढ़ लें, वैसे वो फर्स्ट पेपर अपना अच्छा हो जाएगा। देखो फर्स्ट पेपर पढ़ने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं है। आपको मान लो 6 घंटे सोने का समय, 8 घंटे मान लो, 2 घंटे दिन में मान लो, 8 घंटे सोने का समय, और फिर भी अपने पास 16 घंटे बचते हैं। 3 घंटे और जाने दो अन्य कार्यों में, 16 में से फिर भी 13 घंटे बचे, और 3 घंटे और जाने दो, 10 घंटे बचे। अगर आप 10 घंटे में से अगर 8 घंटे भी पढ़ते हो, 8 घंटे अगर मतलब कंटिन्यू नहीं, 8 घंटे अगर टुकड़ों में पढ़ते हो आप, तो आपके अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए तैयारी करिए तो आप सोचिए कि मैं इंटर 100 में हूँ, इस हिसाब से करिए।
और आप ऐसे सोच लीजिए तैयारी कर रहे हैं, 100 में हूं, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए बस, और क्या चाहिए। लेकिन आप ऐसे सोच के चलोगे ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए बस, ठीक है, फिर वो तैयारी नहीं हो पाई। आप सोचिए कि इस बार ऐसी तैयारी करेंगे, अंडर 100 में आएंगे, तो फिर आपकी 400, 300, 250, 500 रैंक में आप आ जाओ। या मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मैं 50 में हूं, तो आप 200 में आ जाए। ऐसे तैयारी करके चले। 40 में हूं तो भी आ जाए। ऐसा बहुत सारे उदाहरण है कि पूरे भारत में किसी भी विषय की किसी भी कैटेगरी में 5 पोस्ट आई है, 3000 पोस्टों में उनका नहीं हुआ, 5 पोस्टों में सिलेक्शन हो गया। तो एक तो पोस्ट से अपने को नए तुलना करें कि इस बार पोस्ट कम है और मेरा सिलेक्शन कैसा होगा, ऐसा नहीं हो। पोस्ट कम है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, और पोस्ट ज्यादा है तो ये गारंटी नहीं कि उसमें हो जाएगा। पोस्ट कोई मायने नहीं रखती, आपकी तैयारी मायने रखती है, आपका पैसेंस मायने रखता है, आपका धैर्य मायने रखता है, आपकी लगन कितनी है, आपका लक्ष्य के प्रति कितना ध्यान है, वो मायने रखता है। क्या करें आप, फर्स्ट पेपर तैयारी कर रहे हैं, आप समय ज्यादा दे रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, और साथ में करंट जीके पढ़ रहे हैं, भारत का भी जो जीके वो भी पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्था राजस्थान की, देखना आप राज्य व्यवस्था राजस्थान की पढ़े आप, जो जो जितना टॉपिक दे रखे हैं उतना ही पढ़े। ये नहीं कि भारत का भी राज्य व्यवस्था बोले संविधान पढ़ रहे हैं साथ में पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, बाद में पढ़ लेना। जितना आपके सिलेबस में दे रखा है उतना ही पढ़ लो आप, वही काफी है। फिर सेकंड पेपर की ओर चलेंगे, पहले फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट पेपर को मैनेज ऐसे कर लें कि जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि फर्स्ट पेपर थोड़ा कठिन लग रहा है, तो सुबह 4 बजे से शुरू कर दें। 4 बजे से आप जीके को पढ़ना शुरू कर दें। फिर आप मान लो 4 बजे उठा 4:30 बजे शुरू किया, तो 5:30 6:30 बजे तक 2 घंटे जीके पढ़े। 6:30 से 7:30 मान लो आप मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हो तो मनोविज्ञान पढ़ ले, 8:30 तक पढ़े मनोविज्ञान। फिर अपने अन्य को एक बार आप रुक जाइए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, उसके बाद नाश्ता वास्ता ले लीजिए, नाश्ता वास्ता आप कर लीजिए, नाश्ता भी हो तो कर लीजिए, नहीं कोई वैसे हम नॉर्मली घर पे खाना वाना खाते हैं तो वो खाना वाना खा लो, आपकी जैसी भी दिनचर्या, जूस वूस पी लो, जो भी। उसके बाद पुनः आप लग जाइए, पुनः आप लगेंगे तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब थोड़े से क्या है ये पढ़ते पढ़ते थकान हो गई, तो उसमें करंट जीके उठा लें। फिर आप करंट जीके उस समय आप उसको लिख लें, उसको पहले समझ लें, फिर उसको लिख लें। फिर ऐसे लगना चाहिए कि ये, फिर आपको पढ़ते पढ़ते लगने लग जाएगा हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है परीक्षा, ऐसा लगेगा आपको अपने आप, ऐसा लगने लग जाएगा आपको कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आप क्या करें, उनको आप लिखते चलें। शिक्षा मनोविज्ञान अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके जो टॉपिक है सिलेबस को देख लें। जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है, आपके समायोजन है, रुचि है, क्या क्या है उसमें, अधिगम प्रतिमान नहीं है तो न पढ़े उसको, अधिगम के सिद्धांत पढ़ ले आप। तो जो आपके टॉपिक है वो पढ़े, अधिगम के सिद्धांत है आपके तो वो पढ़ लें, और वो पढ़ते आ रहे हैं समझ में भी आ जाएगा, लिख के देखोगे तो आप। ठीक, जीके का हम शेड्यूल बना लिया कि भाई उठते हमें पहले सुबह जीके पढ़ना है। फिर मान लीजिए करंट जीके में रुचि, शिक्षा मनोविज्ञान में रुचि है तो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ लें, फिर करंट जीके पढ़ लें, और उसके बाद आप फिर सब्जेक्ट को टाइम दे दें। ये मेरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, आपको ऐसा लगे कि अब मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मुझे मेरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, या मुझे फर्स्ट पेपर में ये पढ़ना चाहिए, आपकी जब रुचि हो वैसे पढ़े। लेकिन आप बांटो तो सॉरी, पहले ऐसे बांटे आप कि राजस्थान का, फिर भारत का, फिर मान लीजिए करंट जीके, फिर मान लीजिए शिक्षा में होगा, ऐसे तो 4 पार्ट इसके हो गए। फिर सेकंड पेपर में चले, तो सेकंड पेपर में चले तो एक तो व्याकरण का पोर्शन हो गया, एक काव्य शास्त्र का पोर्शन हो गया, एक इतिहास का पोर्शन हो गया। अब उसके बाद अन्य जो कहानियां और उपन्यास जो दे रखे हैं उनके हो गए, 4 पोर्शन उसके कर लीजिए। और शिक्षा, वो शिक्षण विधियां आती है सेकंड ग्रेड में, वो याद कर लीजिए। तो शिक्षण विधियां तो इतनी कठिन नहीं है, शिक्षण विधियों की गाइड आती है मनोज मिश्रा जी वाली, वो ले लो आप, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आता, अच्छी सी गाइड आती है, उसमें से आप पढ़ ले, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आता है। और अन्य कोई भी आप आजकल चल रही है तो वो भी आप ले आए, उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं, कोई ज्यादा उसमें कठिन प्रश्न आते नहीं है। अभिकर्मिक अनुदेशन है, स्किनर के कोई सिद्धांत है, यानी सामान्यतः आगमन निगमन विधि क्या है, सूत्र विधि क्या है, ठीक है, अक्षर स्वरूपानुकरण विधि क्या है, मतलब इनके बारे में सामान्यतः प्रश्न एक बार पढ़ेंगे तो आने लग जाएगा, इस शिक्षण विधियों का है। अब बात बचती है कि सब्जेक्ट में अन्य को कैसे पढ़ें। तो व्याकरण की भी मैंने कहा ना कि व्याकरण की कोई एक बुक ले ले, और उस व्याकरण की बुक में से मैंने कहा ना कि 2 बुक चलती है एनसीईआरटी की, हमारे जो पुरानी वाली और नई वाली, दोनों में अच्छे लगे। फिर आरबीएससी में चलती है
तो वो दोनों ले ले, आरबीएससी राजस्थान में दोनों में से कोई भी एक पुरानी वाली मिल जाए तो और ही बढ़िया, नहीं मिले तो नई वाली, उसमें से पढ़ ले, बहुत है भाई, व्याकरण उसमें से बहुत है। फिर काव्य शास्त्र की बची बात, तो नरोत्तम दास स्वामी की आती है, उसमें से वो ले ले, अलंकार परिजात है वो ले ले, और अन्य और भी कोई बुक आती है तो आप उसको ले ले। फिर ये देखो सेकंड पेपर में और क्या है कि भाई आपके सब शक्ति हैं, अलंकार है, रस है, ये तो फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड में भी है, और इतिहास है। और फिर आगे जो इतिहास को आप कैसे पढ़ेंगे, जब हम आदिकाल शुरू करते हैं तो थोड़ा सा पढ़ते, फिर हम ऊब जाते हैं, फिर हम भक्तिकाल पर चले जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कि भक्तिकाल देखिए कैसा है, फिर भक्तिकाल थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम रीतिकाल की ओर जाते हैं, रीतिकाल पर जाते हैं तो फिर आदिकाल याद आ जाता है कि उधर चले। ऐसा नहीं, आप आदिकाल को 10 दिन पढ़िए बहुत बढ़िया तरीके से, एक बार तो सरसरी नजर से पढ़िए, फिर दूसरी बार अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर भक्तिकाल में जाए आप, तब समझ में आएगा भक्तिकाल। और भक्तिकाल अच्छा पढ़ ले, फिर रीतिकाल पढ़ जाए, रीतिकाल पढ़ ले तो फिर आप आधुनिक, यानी इनके पीछे पढ़ना पड़ेगा, टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा, पीछे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप छलांग लगाओगे कि आधुनिक आदिकाल से आधुनिक काल पर और आदिकाल से रीतिकाल पर, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप कितनी बार पढ़ते रहना। नेट जेआरएफ जो कर रखे हैं, मैं उनको भी एक सलाह दूंगा कि आप तैयारी करें तो तैयारी ऐसे नहीं करें कि ज्ञान लेने के पर्पज से, तैयारी ऐसे करें कि सिलेक्शन करवाना है। क्यों, नेट जेआरएफ का अलग सिस्टम है और सिलेक्शन कराना आरपीएससी से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बनना अलग है। बहुत सारे ऐसे आसपास आपके भी होंगे कि जो नेट किए हुए हैं, जेआरएफ किए हुए हैं, और वो मतलब ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। उसका कारण यही है कि हम बहुत ज्यादा चीजें पढ़ रहे हैं और है कम सीमित मात्रा में, उनमें से आएगी वही पढ़े, उसके अलावा हमें कोई और लेखक कवि की ओर जाना ही नहीं है। अब आप कहोगे सर कि आगे क्या पढ़े, तो देखो कबीर ग्रंथावली जो आगे जाओगे आप तो अगले जो स्नातक लेवल पर हैं तो कबीर ग्रंथावली में क्या पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या और शब्दार्थ, दो ही चीज देख लें, शब्दार्थ और व्याख्या। शब्दार्थ में सामान्य शब्द देख लें और उसका भावार्थ देख लें, बस दो ही चीज देख लें, भावार्थ और शब्दार्थ, और उसके बाद उसमें व्याख्या। ऐसे तुलसीदास की, अब पढ़ना क्या है, प्रथम 5 अंग और 10 पद पढ़ने हैं, बस श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है वो पढ़ना है, वो बुक मिलती है बाजार में खूब सारी। तुलसीदास की रामचरितमानस बालकांड पढ़ना है तो उसकी व्याख्या पढ़ लें, उसके शब्दार्थ देख लें, पीछे शब्दार्थ भी आया हुआ एक बार। सूरदास वाला भ्रमर गीत है, 20 पद है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, उसको व्याख्या पढ़ ले। सूरदास के अलग अलग पद है, कौन कौन से, उसमें राग का प्रयोग किया गया। मीराबाई की मीरा पदावली, उसमें परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित है, उसके यानी इनकी व्याख्या देख लें आप, इनका अर्थ देख लें और भावार्थ देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते इसका भावार्थ क्या है, और कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं और इसका अर्थ क्या है, दोनों चीज पूछ सकते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है। अगली जब आसुरी मिश्रण की है तो ये भी पद है, तो ये भी आप आराम से पढ़ लें। नरोत्तम दास स्वामी और नरेंद्र बानावत और लक्ष्मी कमल, इनके द्वारा संपादित है, तीनों के द्वारा, वो आप ले लें। ये नहीं कि अलग के लिए अलग लोगे तो 20 पद दूसरे मिलेंगे, ध्यान रखना, ये उनके द्वारा 20 पद दूसरे संपादित है तो वो नहीं ले। प्रथम 20 पद है, इसमें सब में प्रथम 20 पद है, ये ध्यान रखें। कबीर ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, तो ऐसे आप पहले देखें सिलेबस में क्या चीज है, वो पढ़े आप। फिर रामदासी दिनकर के जो कुरुक्षेत्र है 1946 में प्रकाशन हुआ, और एक बार ये पूछा गया कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग है, तो उसको भी आप देख लें। अब रामदासी दिनकर की कविता देख लें, रामदासी दिनकर के उपन्यास देख लें, रामदासी दिनकर की कहानी देख लें, ये सारे देखें आप। उसमें फिर रामदासी दिनकर का जीवन परिचय देख लें कि रामदासी दिनकर की जो ये कुरुक्षेत्र है कितने सर्ग में है, 7 सर्ग में, आपके प्रथम सर्ग दे रखा है, वो पढ़ लें। ये प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, ये देख लें। दूसरा का जयशंकर प्रसाद की कामायनी है 15 सर्ग में, ये भी प्रबंध काव्य है। इसका आपका तीसरा सर्ग जो श्रद्धा सर्ग है वही पढ़े, सारे क्यों पढ़े, 15 सर्ग नहीं पढ़ने, श्रद्धा वाले पढ़ ले बस। और श्रद्धा वाला प्रश्न आता है, मन्नू, ईड़ा, श्रद्धा, ये प्रश्न आप देख लें। और रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि निबंध है उसका प्रथम भाग है, 4 भागों में है। प्रथम भाग उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, 3 निबंध देख ले बस कि भाई उत्साह में किसे कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति क्या है, लोभ प्रीति में क्या अंतर है, ऐसे आप उनको देख लें। और फिर आगे मोहन राकेश के लहरों के राजहंस, 3 अंकों में इनका राजहंस है, 3 अंकों में नाटक है इनका, वो देख लें। यादवेंद्र शर्मा का एक उपन्यास है खून का टीका, इनको आप कहानी को पढ़ लें। और पढ़े कैसे हैं, रोज एक एक पढ़े आप, रोज एक बहुत है।
यानी एक पढ़ी है तो 2 दिन में पढ़ ले, नहीं आप एक रोज पढ़ ले। इनको ऐसे अड्डा डाले कठिनों को कि हमें रोज एक देखना है। जैसे आज मुझे कबीर ग्रंथावली देखनी है, तो एक देख ले, एक को 2 दिन दे दे आप, कबीर ग्रंथावली को 2 दिन दे दे, क्योंकि समय मैनेज करोगे आप तो पता चल जाएगा कि लगभग 10 एक टॉपिक है तो अपने 2 दिन दे देते हैं, फिर एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। तो 2-2 दिन दे दीजिए सबको। कहानी दे रखी, उसने कहा था चंद्रदास शर्मा गुलेरी, इसको 2 दिन दे दीजिए या एक दिन में पढ़ ले। फिर उसकी रात, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी है, उजाले का मुसाहिब ये भी कहानी है, विजय दान था कि हेतु भारद्वाज की पटाक्षेप। तो आप इनको पढ़ेंगे, कैसे करेंगे? पढ़ने के बाद इनके आप नोट्स बनाएंगे, इन कहानियों में क्या निकल कर है, कौन किसको क्या कह रहा है, इन कहानियों में नायक कौन है, सह नायक कौन है, नायिका कौन है, इनको आप एक कॉपी में लिखें, नहीं तो भूल जाओगे आप। इन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप उसको प्रश्न के माध्यम से आप बना लें। मजबूत तैयारी वो है, वो परीक्षा के नजदीक आपको धैर्य बनाने के लिए वही काम आएगी। नहीं तो आप धैर्य खो बैठोगे उस समय लगेगा क्या पढ़े क्या पढ़े, फिर वो मोटी किताब है वो पलटी नहीं जाएगी पेज, और अपन क्या हो जाएंगे, फिर एक घबराहट में आ जाते हैं। इसलिए अभी से क्या बनाए, नोट्स बना दें। समय खूब पड़ा है, मैं पुनः कह रहा हूं, समय बहुत ज्यादा है। जो नए उनके लिए भी ज्यादा है, पुराने करें उनके लिए भी ज्यादा समय समय बहुत है। बस केवल समय को मैनेज करना है। यानी मैं आपको बता दूं कि मैंने समय मैनेज किया सेकंड पेपर में और फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में मान लो मेरे 101 नंबर आए 200 में से, भी 101 नंबर आए मान लो, वैसे तो बता रहा हूं उदाहरण से मैं, कि भी मेरे टोटल नंबर आए थे 362-63 के लगभग थे, यानी 270 नंबर मेरे 300 में से हिंदी में आए। यानी मेरी तैयारी जो थी वो स्मार्ट तैयारी थी, कम समय में। सेकंड ग्रेड की मैंने इतनी तैयारी नहीं की जितनी मैंने फर्स्ट ग्रेड की। और जो किताबों की मुझे लग रहा था 9 से 12, उनमें मैंने अच्छा आपकी किताब भी तो नहीं है, वो हटा दी गई, आपके सिलेबस छोटा कर दिया। अब आपको क्या करना है, किताबें नहीं पढ़नी, आपको तो जो सिलेबस अलग से अब दे रखे हैं वो ही पढ़ना है। और उनमें क्या करना है, उनको समय को मैनेज करते हुए लिख लिख करके याद करना है, लिख लिख करके याद करना है। शिक्षण विधियां भी ऐसी तैयारी करें। आपके व्याकरण में प्रश्न एक गलत नहीं होना चाहिए, व्याकरण को भी ऐसी तैयारी करें। और जब आप व्याकरण में ऐसे तैयारी करेंगे, काव्य शास्त्र मजबूत कर लेंगे, शिक्षण विधियां अच्छी कर लेंगे, साहित्य इतिहास पढ़ लेंगे, तो साहित्य इतिहास में से थोड़े बहुत प्रश्न गलत जा सकते हैं, एक दो कोई शिक्षण विधियों में जा सकते हैं, आपके अच्छे नंबर आएंगे। यानी 300 में से 270 नंबर लाना माइनस करके, मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही सबसे ज्यादा थे, मेरे से और भी तो लाए हैं भाई, लेकिन उन्होंने भी तो खूब मेहनत की, भाई मेहनत खूब की है तभी तो आए हैं। और समय मैनेज किए, नोट्स बनाए उन्होंने, समय मैनेज किया, उन तैयारी की। समय मैनेज में क्या करना है, आपका स्वास्थ्य पहला है, स्वास्थ्य पर ध्यान दे। यानी कहने का मतलब सोना का पूरा ध्यान दे, खाने का ध्यान दे। सुबह प्रातः जल्दी उठ गए तो आप थोड़ा सा उस समय नहीं घूम रहे हो तो 7-8 बजे थोड़ा घूम के आए, प्राणायाम वगैरह भी कर ले। प्राणायाम करने से, ध्यान करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। प्राणायाम जरूर कर ले, क्योंकि अपना काम ही तो, जो आप मान लो मैं नौकरी करता था उस समय प्राइवेट, और मुझे लगा कि मुझे तैयारी करनी है, तो मैंने सोच लिया कि भाई 6 महीने आंख बंद करके तैयारी करेंगे, फिर तो नौकरी तो वो करनी ही करनी है जाके, नहीं लगेंगे तो करनी है, लगे तो कोई बात नहीं। तो आप जिस स्थिति में हो, नौकरी छोड़ रखी है आपने, या मान लो आप पार्ट टाइम कर भी रहे हो, तो आप तैयारी में समय ज्यादा दें। कई बार क्या होता है कि नौकरी भी करना हमारी मजबूरी होती है, नौकरी पैसे करने वाले भी क्या होते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। तो वो क्या करें कि या तो वहीं थोड़ा बहुत टाइम मिले वहां पढ़ लें, नहीं तो रात को आके वो सुबह जल्दी उठ के उस टाइम मैनेज कर लें। वो 4 घंटे भी अगर टाइम निकाल रहे हैं रेगुलर 6 महीने तक, तो भी वो सिलेक्शन करवा लेगा। 4 घंटे रेगुलर अगर दे रहे हैं तो चयन करवाएगा। फिर क्या होता है, अब जो 6 महीने बच्चे, उसमें कई बच्चे क्या करते हैं, उनमें शादियां आती हैं, परिवार में शादी आती है, मामा की शादी आती है, मोहल्ले में शादी आती है, दोस्त की शादी आती है। तो मेरा ये मानना है पूर्ण रूप से कि शादियां छोड़ दीजिए। आप ये सोच लो कि आपके लिए नौकरी सबसे बड़ी शादी है, सबसे बड़ी खुशी वही है, सबसे बड़ा त्योहार भी वही है। तो जाना आना एक बार छोड़ दें, अपने को कमरे में बंद रखें, और आप म्यूजिक भी सुन लें, यानी 20 मिनट म्यूजिक सुन लें और टहल लें आप, अन्य मनोरंजन। यानी आप ऐसा नहीं कि केवल किताब पढ़ रहे हैं तब भी ज्ञान नहीं बढ़ेगा। किताब आप तब पढ़े जब आपका फ्रेश हो गया माइंड,
कि हाँ अब हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्य तो आपका है यही पढ़ना। तो आप बस फ्रेश माइंड हो जाए तब पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जो विषय आपको पढ़ने का मन करता है वो उस हिसाब से पढ़े। लेकिन रखिए कम मैटर, ज्यादा नहीं रखे कि बहुत सारे मैटर हम रख लेते हैं, फिर सोचते हैं नजर पड़ती है कि ये भी पढ़ लेते हैं। तो आप 3 चीजें रखें, करंट जीके की बुक रखें अलग से जो प्रति आती है वो, और जीके की रखें, और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान, 3 चीज तो ये रखें। और भारत का जो जीके आता है वो अलग से ले आए आप, ठीक है भाई। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो आता है वो अलग से ले आए किताब, वो उसकी अलग आ जाएगी, या उसे लक्ष्य में आ जाती है आजकल। दूसरा, आप पढ़ रहे हैं कि जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट में आप व्याकरण मजबूत करिए। काव्य शास्त्र में ज्यादा कठिन नहीं आते, पुनः कह रहा हूं मैं, सीधा आता है छंद, उसमें गिनना, गिना कि कितनी मात्रा कितने वर्ण पता चल जाएगा, ये छंद है। अलंकार के आप उदाहरण देख ले, एक अलंकार के 4-4 उदाहरण देख ले, फिर भी बाहर से आएगा तो वो सबके लिए नया रहेगा। अनुमान लगा लेंगे कि इसमें ये आएगा तो ये हो जाएगा, मनु आ गया तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि मानवीकरण किया गया है, जड़ का चेतन रूप दिया गया है तो मानवीकरण हो जाएगा, वर्णों की आवृत्ति है तो अनुप्रास हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है। रस में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, रस है कोई भी मान लो काव्य गुण है तो उसमें कोई दिक्कत, सब शक्ति भी एकदम सरदसी है। आप अगर पढ़ोगे तो समझोगे, समझ के पढ़ोगे, मेरे वीडियो देख लेना, यानी मेरे वीडियो देख लेना, आप सब शक्ति के जो पढ़ाए उसमें समझाया गया है वो आप देख लेंगे। तो ऐसे आप करके मैनेज करो, समय को मैनेज करो, और आप मीटर कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उसको 2 से 3 बार पढ़ो, और 2 से 3 बार पढ़ना, 6 महीने तक पढ़ना। फिर सिलेक्शन नहीं होगा तो आप मुझसे बताना, पक्का सिलेक्शन होगा। यानी 2-3 महीना अगर भीत पढ़े नहीं, भीत तो भीत नौकरी लग जाए। यानी मतलब कहने का मतलब 2-3 बार अगर भीत पढ़ना शुरू कर दे और 6 महीने पढ़ ले तो क्या भीत भी लग जाए। भीत का अभिप्राय है कि एकदम ही कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी 6 महीने में तैयारी करके नौकरी लग जाता है। ऐसे ऐसे मेरे विद्यार्थी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आए, एमए हिंदी से कर ली, नोट्स ले गए, सर नोट्स दे दो, और रट करके फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता बन गए। क्योंकि मैटर जो है वो पता है कि क्या आता है, बस ये पता चल गया भाई, मुझे और कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आता क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नॉलेज है इतने सालों का कोचिंग में पढ़ाने का, पढ़ने का ये नॉलेज है। आता कहां से, कितना आता है, और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस इतना ही जानता हूं। बाकी ज्ञान कितना है मैं ये कुछ नहीं कहता, मेरे अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं ये कहता हूं हमेशा कि मेरे अंदर ज्ञान इतना नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जीके की कौन सी पढ़े और विषय की कौन सी पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े उसको, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये जानकारी मेरे अंदर है, मुझे पता है। और जो गाइड लेते हैं या जिन्होंने जिन्होंने पूछा है उन्होंने मुझे सही बताया, मेरे मन की बात बताता हूँ हमेशा, मैं कोई बनावटी बात बताता ही। इन जो मैंने भोगा है और मैंने जिस मेरे जीवन में संघर्ष करके और नौकरी लगाऊं मैं, या मैं किस कारण इस त्रुटि से या कोई मेरी गलती से मैं लेट नौकरी लगाऊं, तो वो मैंने खामियाजा भुगता है। तो मैं सोचूं कि मेरे विद्यार्थी और मुझे पूछने वाले वो नहीं भुगते, बस मैं उनको सही बात बताऊं। भी आपको बच्चन का, आपको नगेंद्र का इतिहास पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए। टाइम 6 महीने पढ़ा है आपके, क्या पढ़ोगे, कब पढ़ोगे नगेंद्र का? पढ़ लिया वो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए आवश्यक नहीं है। कोई भी गाइड खरीद ले या कोई भी एक बुक ले लें इतिहास की, उसमें से आप इतिहास के नोट्स बना लें, बस नोट्स बना लें, रात दिन मेहनत करें, कुछ भी नहीं ऐसा कि आपका कोई छूट जाएगा उसमें। तो समय मैनेज बहुत जरूरी है। मैं तो क्या करता था कि रात को मान लो मुझे 8 बजे नींद आ रही है तो 8 बजे सो जाता हूँ, फिर 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे उठ जाता हूँ, रात को 2 बजे भी पढ़ने लग जाता, क्योंकि रात को 2 बजे सन्नाटा रहता है। तो मैं तैयारी करता था, रात को 2 बजे उठ के मान लो मैं 6 बजे तक पढ़ता, और 6 बजे मुझे नींद आती है घंटे के लिए तो सो जाता। लेकिन मुझे ये दिमाग में ये रहता था कि मुझे नींद आने आएगी तब सोना ही तो है। आप ये सोच लेना कि पढ़ना है जितनी देर पढ़ना है, नींद आएगी तब क्या करेंगे, सोना ही तो है। नींद आएगी तब सो जाएंगे, तब आपको नींद भी नहीं आएगी, और बाकी की पढ़ना है। अब आप कई कहते हैं कि सर हम घर पे मान लो घर का काम करते हैं, ससुराल में रहते हैं, या नौकरी कर रहे हैं, कोई जेंट्स कहते हैं कि सर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें कैसे, उसमें आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। खाना, जो घर पे काम करने वाले गृहिणी उनको खाना भी बनाना पड़ेगा, बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। तो आप, मेरा ये थोड़ा सा आपसे निवेदन है
कि आप एक बार उस घर से उनको निवेदन कर ले, सास ससुर से, ससुराल वालों से, कि मुझे 6 महीने का आप टाइम दे दें। 6 महीने का टाइम दे दें, सही समान उनको बताएं, वो आपकी फीलिंग समझेंगे। फिर 6 महीने आप एक बार ऐसे सोच लेना, बच्चे से दूर रहे और परिवार से दूर रहेंगे तो सिलेक्शन होगा। और परिवार में रहकर करेंगे फिर वो एक मजबूरी है, उनमें भी सिलेक्शन होता है। फिर आपको समय मैनेज करना पड़ेगा कि भाई खाने का टाइम ये रहता है, सुबह का ये, शाम को ये, उस समय कपड़े धोने का रहता है और बच्चे स्कूल से आने का, फिर अपने पास ये। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी और आप सिलेक्शन करवा जाओगे उसमें, क्योंकि उस संघर्ष का तो आनंद ही अलग रहता है। और जो गैर जो नौकरी कर रहे हैं तो ये तो है नहीं कि वो 12 घंटे नौकरी कर रहे हैं। भाई उनको कह दे कि भाई कोई जहाँ नौकरी कर रहे हैं तो उसको निवेदन कर दे कि भाई सर जी मुझे 10 घंटे आप काम कराए, भाई मैं भी थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ। या आप उनको कैसे भी करके मैनेज करें आप, ताकि आपको तैयारी करने के लिए समय मिल जाए, आप आराम से उसमें सिलेक्शन करवा सकते। कई तो ऐसे लोग देखें, ऐसे हैं हमारे आसपास कि 10-10 साल दूसरी कंपनियों में काम करके आके और वापस आके तैयारी करके सिलेक्शन करवा लिया, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में लग गया, 10-10 साल नौकरी कर। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि अपन ने कोई पढ़ाई छोड़ दी फिर कैसे नौकरी लगेंगे, फिर तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी क्या करेंगे, यानी किताब खरीद लो और भी पीछे पड़ जाओ बस, भी बार बार अभ्यास करो, अभ्यास करो, याद हो जाएगा। और छोड़ दो, चाहे कितने बड़े विद्वान हो भूल जाएगा। तो मतलब जो भी आपने बुक खरीद ली, जो भी आपने बुक खरीदी है, किताब खरीदी है, पीछे पड़ जाओ बस। यानी उसको आप कितनी बार पढ़ पा रहे हो। नई किताब आप मत लाओ मेरे कहने से, मान लो आप बात कि नई किताबों के चक्कर में मत जाओ। जो किताब ने आपने खरीदी है शुरुआत में या 2 महीने पहले नई खरीदी है, उसको आप पढ़िए, यानी उसकी जैसी और किताब नहीं लाए। जो चल रहा है आप में, एक किताब से पढ़ लें, 2-3 किताब एक सब्जेक्ट की नहीं लाए, उसको आप घोल लो बस में, यानी कह रहे घोल के पी जाओ, यानी बार बार उसको क्या करे, याद करो। ये घोल के पीना, बार 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 तैयारी करेंगे तो वो हमारा जो सब्जेक्ट ऐसा लगने लग जाएगा आपको कि ये जो मेरा सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ा है किताब में से या नोट्स में से, ये पेज के इस साइड में लिखा हुआ है और ये पेज के इस साइड में लिखा है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है, आपको सब पता है। ऐसे तस्वीर सी घूमने लग जाएगी जब एक चीज पढ़ोगे तब, नहीं तो फिर लगेगा कि कहाँ से पढ़ा है। तो एक तो आप क्या करें, जो चीज पढ़ रहे हो उसको बीच में न छोड़े, और पढ़ रहे हो तो क्रम से पढ़े, शुरुआत से लेकर अंत तक। और जो छोटे छोटे टॉपिक है, मान लीजिए साहित्य इतिहास, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है, किनका उपनाम है, किनके एक जैसी रचनाएं, उनको आप थोड़ा थोड़ा अलग लिख लें, उनको बीच बीच में आप टाइम देते हैं। कर्ण जीके में भी और फिर क्या करें आप, मान लो सो रहे हो आप, चल रहे हो आप, कहीं जा रहे हो आप, तो आप उस दोहराते रहे मन ही मन। और आप कर्ण जी के मान लो कोई सफर में जा रहे हो तो उसकी बुक रखें। कई बार तो क्या होता है, सफर में जाते समय भी याद रह जाता है, उस समय यहाँ हमारे ये चीजें याद थी, उस समय ये प्रश्न पढ़ा था। तो एक चीज पढ़ने से उसका रास्ता बन जाता है कि ये चीज यहाँ से है, इतने नंबर, या पेज पेज नंबर नहीं रहेगा तो ये जरूर रहेगा कि ये दाएं बाएं से आई है, यानी पेज नंबर दाएं पर ये थी, पेज नंबर बाएं पे। तो ज्यादा मैटर न रखें, कम मैटर से पढ़ें, स्मार्ट तरीके से तैयारी करें, तो कम समय में आप वरिष्ठ अध्यापक बन जाएंगे। और भर्ती कम ज्यादा न देखें कि पद कम है कि ज्यादा है, ऐसा न देखें, क्योंकि ये तैयारी इसमें भी काम आ जाएगी और इसमें नहीं तो आगे जैसी भर्ती आएगी तो आप सबसे आगे रहेंगे, नहीं तो इसमें तो तैयारी काम आनी आनी। और इसमें नहीं आएगी तो अगली जो भी आएगा कोई भी, हम आगे तो काम आएगी। यानी मेरे जो फर्स्ट ग्रेड में मैं उस समय रहा था, फिर सेकंड ग्रेड बन गया मैं, और क्योंकि वो कोर्ट में मामला था और रिवाइज हुआ रिजल्ट तो मैं स्कूल व्याख्याता बन गया, वो एक अलग है। लेकिन मुझे बीच में भर्ती आई उसको तो नहीं जाने दिया। ऐसे मैनेज करके आप तैयारी करें तो बेहतर तैयारी होगी। बीच बीच में मुझे आप बताते रहें कि और आपको क्या चीज, क्या गाइड करना है, क्या बताना है। यानी मैं तो मेरे मन से जो निकलता है वही बात बताता हूँ, कोई लाग लपेट नहीं है। जो भोगा है वही बता रहा हूँ, जो जैसे तैयारी की है वही बता रहा हूँ। और सब मैं भी प्राइवेट काम करता था, स्कूलों में पढ़ाता था, छोड़ के चला गया काम को, फिर तैयारी की, फिर संघर्ष किया। पढ़ाते पढ़ाते व्याकरण तो मजबूत हो गई लेकिन साहित्य का इतिहास कमजोर था। वो मैं क्या किया, बार 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 पढ़ने लग गया। एक चीज को मैं 2 बार पढ़ता था, 3 बार पढ़ता था तो इतिहास याद हो गया। ऐसी गद्य विधाएं भी याद हो जाएगी।
और प्रयास करेंगे कि जो अन्य जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की गद्य विधाओं को मैं लेके आऊंगा। मूल टॉपिक अब बीच बीच में पढ़ाऊंगा, क्योंकि समय की व्यवस्था व्यवस्था रहती है, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है, वहां पर भी पढ़ाना होता है, फिर अन्य विभागीय काम आ जाते हैं, तो सारे कामों में व्यस्त रहते हैं। फिर भी प्रयास करता हूँ कि एपीओ मेंस का जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको आगे और भी पढ़ाते रहेंगे। निश्चिंत रहे, जैसा मेरे पास है वहाँ आपके तक पहुँचेगा, जैसा मैंने हासिल किया है, जैसे मेरे अंदर जो भगवान ने, ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने ज्ञान दिया है, माँ सरस्वती की कृपा से जो ज्ञान है मैं आप तक पहुँचाऊँगा, तो यही मेरा लक्ष्य है। कोई इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। और जो आपको ये कहते हैं कि भई आप इतनी-इतनी बुक ले आओ, ये ले आओ, ये चैनल ले लो, वो ले लो, तो ऐसे चक्करों में हमें नहीं जाना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करना, और मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे ही भई मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे अपना ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, तो वो अपने जो है वो डिजिटल बोर्ड लाएँगे और उससे हम और भी आगे अच्छी तैयारी करेंगे। फिर अपने जो वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता अन्य जो भी निकलती है वैकेंसी थर्ड ग्रेड की, फिर अपन उस हिसाब से क्या करेंगे, वो पीडीएफ बना करके, पीपीटी बना करके उसका सिलेबस पढ़ेंगे। और फिर एक दिन कभी मैं थर्ड ग्रेड वाले बच्चे भी फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप हमें भी कुछ बताइए, तो उनके लिए कोई विशेष अलग मैं वीडियो बनाऊँगा, तो उनको भी बताया जाएगा कि थर्ड ग्रेड वाले वो कैसे तैयारी करें, क्योंकि आपका भी जनवरी में एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसका जो रणनीति है वो आपको बताई जाएगी। आज विशेष वरिष्ठ अध्यापक जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थी। लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और लगातार संघर्ष करते रहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ कि इतने व्यस्तता में आप लगे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो आप, इतना संघर्ष कर रहे हो जीवन बनाने के लिए, उनको मैं बारंबार सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो बच्चे कितना संघर्ष कर रहे हैं, उसके माता-पिता ने कितना त्याग कर रखा है, उन्होंने कितना त्याग कर रखा है, कितना संघर्षशील है कि कुछ न कुछ बन जाए। मेरी दुआ यही है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इस बार 2025 में सेकंड ग्रेड को स्कूल व्याख्याता में सेलेक्ट हो जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।